ज्यों ही मैं कविता लिखने बैठा, ज्यों ही मैं कविता लिखने बैठा, डायरी का पन्ना फड़फड़ाया। उदास वो बोझिल मन लिए कविता बाहर आकर बोली, क्यों तुम मुझे बार बार लिखते हो। उदास वो बोझिल मन लिए कविता बाहर आकर बोली, क्यों तुम मुझे बार बार लिखते हो। मैं तुम्हारा रहस्य हूँ, रहस्य ही रह जाऊंगी, पन्नों में दब कर यूं ही खत्म हो जाऊंगी। मैंने कहा जाओ भी अभी, हमें कुछ लिखना है। मैंने कहा जाओ भी अभी, हमें कुछ लिखना है। कविता बोली मैं तो चली जाऊंगी, पर कभी कभी झूठ भी लिखा करो। अक्सर सच ही सच कहने से झूठ प्रतीत होता है, यही सच की सबसे बड़ी दुविधा है। अब तो तुम्हारे सच से घबराने लगी हूं, थोड़ा झूठ लिखो। मैंने कहा सच से कैसा घबराना, सच तो शाश्वत है, सच निर्मित नहीं अनिर्मित है। कविता बोली हाँ बाबा हाँ मैं जानती हूँ। कविता बोली हाँ बाबा हाँ मैं जानती हूँ, पर तुम्हारे थोड़े झूठ लिखने से मैं बाहर आ सकती हूँ, दुनिया को तुम्हारा सच बता सकती हूँ। अब तो घुटन होने लगा है, कहीं इस घुटन से तुम्हारा सच का दम न घुटे, थोड़ी झूठ लिखो। मैंने कहा ठीक है तुम बाहर निकलो। मैंने कहा ठीक है तुम बाहर निकलो। चूभे हुए कांटे से कांटा को निकालना हिंसा नहीं होता। लो मैं झूठ लिखता हूँ, लो मैं झूठ लिखता हूँ। एक शाम अचानक दर्द से कह रहा था एक दर्द चला आया। मैंने दर्द से दर्द का कारण जानना चाहा। मैंने दर्द से दर्द का कारण जानना चाहा। दर्द की दर्दीली दास्तान सुन मैं भी दर्दित हो उठा। दर्द की दर्दीली दास्तान सुन मैं भी दर्दित हो उठा। मेरे अंदर प्रेम स्नेह करुणा की भाव जगा। हृदय गीली हो गई, होठ पे मुस्कान, आंख में पानी भर आया। ये नज़ारा देख दर्द घबराया। ये नज़ारा देख दर्द घबराया। घबरा कर बोला क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो। घबरा कर बोला क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो। मैंने कहा नहीं, मैं एक चित्रकार हूँ। तुम्हें रंगना चाहता हूँ, तुम्हें संवारना चाहता हूँ, तुम्हें तराशना चाहता हूँ। प्रेम तो विशुद्ध आध्यात्मिक लौ होता है, मन की आंतरिक ऊर्जा होती है। रंगों छंदों का मेल नहीं, कहा सुनी की बात नहीं। फिर उसने गीत गाते अंदाज में पूछा, जो हमने दास्तां अपनी सुनाई आप क्यों रोए। फिर उसने गीत गाते अंदाज में पूछा, जो हमने दास्तां अपनी सुनाई आप क्यों रोए। मैंने कहा किसी के मुस्कुराहट पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। ये गीत सुन वह मन मन मुस्काया और करीब आया। मैं रंगने लगा, रंगते रंगते रमने लगा। मेरी साधना रंग लाने लगी, दर्द का दर्द छटने लगा। बरसों से दर्द से ढका दर्द का चेहरा रूपांतर होने लगा। दर्द अपना ही आंतरिक चेहरा देख घबराने लगा। दर्द अपना ही आंतरिक चेहरा देख घबराने लगा। घबरा कर चीख पड़ा, चीख कर रो पड़ा, रो कर बोल पड़ा, तुम तो झूठे हो झूठे बदमाश, तुम तो झूठे हो झूठे बदमाश। मैंने कहा तुम तो प्रेम हो दर्द नहीं, देख लो खुद को खुद से खुद के लिए, पहचानो अपने आप को, ये तुम्हारा ही मौलिक चेहरा है। तुम दर्द नहीं, तुम तो प्रेम हो प्रेमात्मा, तुम तो प्रेम हो प्रेमात्मा परमात्मा। पर उसने मेरी एक न मानी, खुद को खुद से छिपा कर चला गया, एक नई अनुभव हमें ले गया। सच झूठ, झूठ सच का हकीकत हूँ मैं, कहीं सफल तो कहीं असफल का दास्तां हूँ मैं। जिसकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि हूँ मैं, कहीं अभिमान कहीं स्वाभिमान का परिचायक हूँ मैं। आकाश का चमकता तारा, आकाश के टूटे तारों का राज हूँ मैं। जिसकी जैसी सोच वैसी समझ हूँ मैं। जन्म लेता बच्चा कब्र में उतरते ताबूत का नियम हूँ मैं। प्रेम को पाना प्रेम को खोने का अनुभव हूँ मैं। जिसका जैसा दिल वैसा दर्द हूँ मैं, फिर भी खुद से खुद के लिए अनजान हूँ मैं। अब तुम ही बताओ तो जानूँ मैं, कौन हूँ क्या हूँ क्यों हूँ मैं। त्रिवेद मीडिया टीव्ही के परिवर्तनाचे शिलेदार इस मराठी सदर के लिए हम आज जिनसे मुलाकात करने जा रहे हैं वह संजय कुमार, भारत के समकालीन कलाकारों में एक जाना माना नाम, जिन्हें हम कवि, चित्रकार एवं मूर्तिकार के रूप में सारे भारतवर्ष में जाना जाता है। उनकी कला और उनकी कला की साधना
इन सारे विषयों पे चर्चा का आरंभ हम इस मुलाकात के दौरान करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो कला उन्होंने हमारे सामने रखी है, इसे हम देख रहे हैं कि हम इसे सोचते हैं कि ये क्या हो सकता है। हर एक के मन में इसको लेकर, इस कलाकृति को लेकर एक प्रश्न हुआ होगा, लेकिन हम सब जानते हैं कि बुद्ध के हाथ में और बुद्ध भिक्षु संघ के हाथ में जो भिक्षा पात्र हम सदियों से, कुछ हजार सालों से देखते आ रहे हैं, उसी का प्रतीक संजय कुमार जी ने अपनी कला का सबसे बड़ा माध्यम बनाया है। बुद्ध ने जो निर्वाण की अवस्था प्राप्त करने का जो मार्ग कहा है, उसे कला के साधना के तौर पे जिन्होंने हासिल किया है, ऐसा हम कह सकते हैं, वह संजय कुमार। उनकी कला, उनके विचार और उनकी कलाकृति के बारे में हम आज उनसे ही बहुत कुछ जानना चाहेंगे। संजय जी, त्रिवेणी मीडिया टीवी के परिवर्तनाचे शिलेदार इस मराठी शहर में आपका स्वागत। धन्यवाद। संजय जी, मैं सबसे पहले यही सवाल आपसे करना चाहूंगा कि आपकी जो कलाकृति हमने प्रवेश करते ही देखी, बुद्ध के हाथ में जो भिक्षा पात्र, उसका एक प्रतीक है। बुद्ध ने एक मार्ग कहा है निर्वाण का। हम आपकी कला जो देखते हैं, आपका साहित्य देखते हैं, या आपकी मूर्तियां जो भी है, उन सारों में यह लगता है कि आप एक कला के माध्यम से एक निर्वाण के मार्ग पर चल पड़े हैं, और ऐसा लगता है कि आपने निर्वाण भी प्राप्त किया है। क्या कहोगे इसके बारे में? ये बहुत ज़्यादा होगा अगर निर्माण प्राप्त करना हो कहें तो, उस विषय से बेहतर होगा ये कहना कि मैं अपनी कला को किस दृष्टि से मैं देख रहा हूँ। बुद्ध हमारे बीच जो है आज से नहीं 2500 साल पुरानी रही है, वो विषय वस्तु बहुत पुरानी है और हजारों साल से बनता रहा, सदियों से हमारी खुदाई में मूर्ति बुद्ध का मिलता रहा। लेकिन बुद्ध को लेकर के इतने सालों तक हमने जो मूर्तियाँ देखी हैं या चित्र देखी है मैंने, उसमें भिक्षा पात्र तो मुझे दिखा, पर इतनी प्रोमिनेंट से किसी आर्टिस्ट ने भिक्षा पात्र को नहीं किया, जहाँ तक मेरी समझ है। और उस चीज़ को मैं करने की कोशिश किया और उस रूप में आज आपके सामने भिक्षा पात्र है। संजय जी, मैं एक आपसे कहना चाहूँगा कि आप समकालीन कलाकार के तौर पे आज भी भारतवर्ष में जाने जाते हैं, और आज ग्लोबलाइजेशन के बाद एक मॉडर्न आर्ट का जमाना रहा, उसमें आप ये अभिजात जो कला है उसका दायित्व निभा रहे हैं। आपने कला की शिक्षा भी हासिल की, लेकिन इन सारों के बावजूद आपकी सारी कलाकृतियों में एक साधना पनपती है। इस साधना की तरफ आपका झुकाव कला के क्षेत्र में कैसे रहा या कैसे हुआ? देखिए, बहुत सारी बातें हैं। जैसे एक फूल है, अब फूल से सवाल नहीं कर सकते आप कि आप कैसे खिल गए। वो खिला, आपकी नज़र पड़ी, मैंने चित्र बनाए, मैंने आर्ट किया, मैंने स्कल्पचर किए, पेंटिंग किए, सब कुछ किया मैंने। साधना आपके नज़र में मैं उतर के आया। आप मेरे बारे में कहें कि मैं साधना व्यक्ति साधक हूँ या ना हूँ, वो आप तय करें। ये सबसे पहले मेरे हाथ में आपकी एक किताब है जी, जिसमें आप कवि बनकर उभरे हैं जी। इसमें जो भी कविता संग्रहित है या निहित है, उस कविताओं को पढ़ के ऐसा लगता है कि आपका व्यक्तित्व काफी अंतर्यामी है, या हम हिंदी साहित्य के अंदर जिसे कहे छायावाद के तौर पे जिस साहित्य को जाना जाता है, उससे भी परे थोड़ा सा आपका ये कविता संग्रह है, जो आपका अंतर्यामी रूप भी प्रकट करता है, और आपके अंदर जो सिस्टम से लेकर हो, व्यवस्था से लेकर हो, या किसी भी चीज के बारे में एक आपका द्वंद्व या आपके मन के भीतर जो बंड चला रहा है, उसको भी प्रकट करता है। तो ये दो चीजों को आप कैसे मिला लेते हो? निश्चित तौर पे ये द्वंद्व जो आप देख रहे हैं, वो तो हर व्यक्ति की अपना मनस्थिति होती है और हर पीरियड का अपना मनस्थिति होती है। तो ये जिस काल में लिखी गई कविताएं हैं, वो हमारा बहुत कह सकते हैं कि बहुत संघर्षशील अवस्था थी हमारी। मैं कोई कवि नहीं हूँ, अन्ना मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये कविता लिखवाई गई है, परिस्थिति ने हमसे लिखवाया, और जो लिखवाया वो आपके सामने है। और इस कविता को पढ़ करके आप जिस रूप में मुझे देखना चाहें, मैं प्रस्तुत हूँ आपके सामने। संजय जी, जिस इलाके से आप ताल्लुक करते हो,
भारत के काफ़ी ग्रामीण शहरों से या ग्रामीण इलाकों से, ऐसे शहरों में या छोटे गांवों में खास तौर पे कला के तरफ जिनका झुकाव होता है उनको घर से प्रोत्साहन नहीं मिलता है, क्योंकि आमतौर पे ग्राम जनता जो होती है वो यही जानती है कि कला के माध्यम से आदमी का पेट नहीं पाला जा सकता। फिर भी आपने कला के तरफ काफ़ी अच्छा मोड़ लिया, कला की दिशा में आप काफ़ी अग्रसर रह के काफ़ी आगे तक गए, तो इसका प्रोत्साहन आपको अपने फैमिली से या जिसे हम कुटुंब का कहेंगे वहाँ से ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है, और मैं इसका सही अगर जवाब दूं मैं तो कहूँगा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सवाल जो आपसे बन रहा है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कुछ मायने में अच्छा भी है। एक कहावत है ना कि हर कुत्ते काशी चला जाए तो फिर, है ना, तो कुछ मायने में अच्छा भी है। और अच्छा इसलिए है कि इसी रूप में तो हमें जाना जाता है। अगर मैं आज डॉक्टर बन जाता, इंजीनियर बन जाता, कोई आईएएस बन जाता तो ठीक है ना, आईएएस है, डॉक्टर है, ये एक आर्टिस्ट, एक कलाकार को जो एक समाज में प्रतिष्ठित जो मिलता है, जब हमारा हम संघर्ष जो हम निकलते हैं इस तपे हुए चीज़ों से, जब एक कलाकार बाहर निकलता है तो उनको एक अलग नज़रिया से समाज देखती है। निश्चित रूप से हमें भी घर से उतनी नहीं मिली जैसा कि आप सोचते हैं, और जैसा आज भी लोग सोचते हैं, और मैं भी जानता हूँ इस चीज़ से वाकिफ हूँ। न परिवार देती है, न समाज देती है, न सरकार देती है, कोई नहीं देती है। तभी तो आर्टिस्ट इतना बहुत कम तब क्या है कि बस यूं ही प्रेरणा लोगों से मिलते रही, लोग आगे बढ़ते रहे। आपकी जीवन में सबसे बड़ी कलाकृति जिसे हम कहेंगे वो कलाकृति के तौर पे हमने देखा है बुद्ध का भिक्षा पात्र जी, और वही आपकी चित्रकला में भी छा गई है। जैसे मूर्तिकला और चित्रकला, इन दोनों में आपने उससे संयोगित किया है, तो इसकी क्या सबसे बड़ी वजह क्या रही कि इस चीज को आपने अपनी कला का सबसे बड़ा माध्यम बनाया? नहीं, ऐसा इसको तय करना बड़ा मुश्किल होगा। एक आर्टिस्ट है, अब जैसे बचपन में ABCD लोग को सिखाते हैं बचपन में, बड़े होकर के वो गाय पे ऐसे लिखते हैं, कुछ इस तरह निबंध लिखते हैं, फिर उसकी उम्र बढ़ती है, फिर उनकी सोच बढ़ता है, फिर वो अपने सामाजिक दायरे से बाहर निकल करके फिर सोचना शुरू होता है, फिर उनकी अपनी विचार ये आती है। तो उसी तरह से हमने बनाना तो कुछ और शुरू किया था, और हर कोई वैसे ही करते हैं, मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ पे, सारे आर्टिस्ट जो हुए वो सब वैसे ही हुए। फिर एक खास फेज में आकर के जब उनको लगता है कि नहीं, मुझे यहाँ पे ज़्यादा आनंद आ रहा है, ज़्यादा मज़ा आ रहा है, हम जब प्लेजर लेने लगता है खुद से। कल तक हम दूसरों के जुबान पे होते थे, जब लोग बोलते थे बहुत अच्छा बना, वो तो उनकी भाषा ये थी। जब मैं अपने कामों के प्रति, जब मैं प्लेजर लेना, मतलब एंजॉय करना शुरू करता हूँ, जब खेलना शुरू कर देता हूँ, तब मुझे लगता है नहीं, मेरी ये अवस्था है, मुझे ये करना चाहिए। और जिस दिन शायद मैं ऊब जाऊँ तो शायद मैं चेंज भी कर दूँ। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अनुभूति या हमारे जीवन में जुड़ी हुई जो भी चीज होती है उसे अगर हम दोबारा देखने की कोशिश करते तो उसका एक अलग अर्थ प्रतीत होता है। शायद आपने ही लिखी कविताओं को आज आप पढ़ोगे तो उसका भी आज आपको एक अलग सा अर्थ महसूस होगा। वैसे इस कलाकृति में आपने पूरी तरह से आपको ढा लिया है, तो हर बार आपको इससे कुछ अलग अनुभूति प्राप्त होती है या वैसा लगता है? निश्चित रूप से जब भी एक पेंटिंग जब हमारी खत्म होती है, जब दूसरे में बनाना शुरू करता हूँ, तो निश्चित रूप से एक अलग तरह का अनुभूति, एक अलग तरह का आनंद को ये फील होता है। और ये निश्चित इसके वजह से तो हम कुछ कर पाते हैं, वरना मैं रुक जाता। अगर ये आनंद मुझे अगर ना मिल रहा होता तो शायद मेरी पेंटिंग यहीं रुक जाती। अगर मैं कहूँ यही मेरी लास्ट पेंटिंग है, ऐसे बढ़िया पेंटिंग नहीं हो सकती दुनिया में, तो शायद मैं दूसरी पेंटिंग न कर सकूँ। आप एक मूर्तिकार भी हो, और मूर्तिकार की सबसे बड़ी हैसियत होती है कि वो एक एनाटॉमी को जानता है जी। लेकिन जब मूर्तिकार किसी मूर्ति को बनाता है और एनाटॉमी के हिसाब से अगर उसमें कुछ उतार चढ़ाव या कम ज्यादा बातें हो जाती है तो इससे कोई विवाद छिड़ जाता है, ऐसा आपको कभी अनुभव हुआ है? देखिए, दो बात है आपके सवाल से, एक और सवाल बन जाता है। क्या आपने कहा कि ऐसा हो जाता है? हो जाता नहीं, आर्टिस्ट करता है। आर्टिस्ट अपने साक्ष्य से, अपने आई विटनेस से वो खुद को जान रहा होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो उसको टेढ़ा मेढ़ा या उल्टा सीधा आप नहीं कर सकते हैं उसको। आर्टिस्ट का देन है, आर्टिस्ट उस चीज़ के खेल रहा होता है।
नेचर ने तो हमको दिया, एनाटॉमी में ईश्वर ने बना के दिया। अगर मैं उसी चीज़ को अगर मैं कर दूं तो फिर मुझ में और उसमें क्या अंतर रह गया? एक फोटोग्राफर भी कर सकता है, पूरा का पूरा एनाटॉमी का एक फोटोग्राफी कर सकता है। तो मेरी चैलेंज तो फोटोग्राफी से। तो मैं अपने चीज़ों को अपने नज़रिया से, अपने उस फॉर्म को, हाँ, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंट, उसकी, जैसे मैंने बुद्ध बनाया, बुद्ध की आप जिस रूप में आप देख सकते हैं देखें, लेकिन इसकी गरिमा को मैंने कम नहीं किया। मेरे बुद्ध में आप देखेंगे गर्दन काफ़ी बड़े हैं या कुंडल है या कुछ भी मैंने किया, लेकिन बुद्ध का जो गरिमा है उसको हमने नकारने की कोशिश नहीं की है। कलाकार को ये जो अनुभूतियां होती है अपने आप में कि कलाकार अपने नजरिए से उसको बनाता है, लेकिन वास्तव तौर पे जब वो लोगों से वो कलाकृति जब जाती है, लोगों में जाती है, तो उनका भी एक दृष्टिकोण उन पे आता है। तो हो सकता है ऐसे कि उस कलाकृति के माध्यम से लोगों का देखने का नजरिया अलग हो और उस पे विवाद छिड़ जाए। क्या ऐसी कभी अनुभूति या कैसा ऐसा अनुभव आपने पाया? बहुत पाया। इसका कड़वा सत्य मेरे साथ भी हुआ है, मैंने भी झेला इस विरोध का। लेकिन इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, जिस चीज़ का ग्रामर नहीं है, जिस चीज़ का फार्मूला नहीं है, आप उसको कैसे तय कर लेंगे कि ये मैं जो कह रहा हूँ वही सत्य है, ये जो सामने वाला जो कह रहा है वो आपका प्रेडिक्शन कैसे हो सकता है? जिस चीज़ के बारे में आप 2 + 2 = 4 तो कह सकते हैं, पर 2 + 2 5 अगर बोल देंगे तो एक बच्चा भी आपको गाली देगा, एक गणितज्ञ भी गाली देगा, कोई भी गाली देगा। लेकिन 2 + 2 अगर आप 4 बोलते हैं तो सब क्यों? क्योंकि एक फार्मूलाबद्ध तरीका से दिया हुआ एक उत्तर है ये। लेकिन चित्रकला, सौंदर्य कला, ये जो भी आप कला की बात कर रहे हैं, उसमें कोई ग्रामर नहीं है। आप तय नहीं कर सकते हैं कि मैंने क्या ये किया। और ये मेरी निष्ठा है, मेरी साधना है कि मैं उसको किस रूप में उसको प्रेजेंट कर सकता हूँ। आप जिस विवाद की बात कर रहे हैं, मैं इसका भुक्तभोगी हूँ, मैं बहुत बड़ी विवाद से झेल के आया हूँ। संजय जी, आपने अपनी कला की जो साधना है वो पूर्णतया बुद्ध को समर्पित की है, लेकिन फिर भी एक मूर्तिकार होने के नाते आपने बुद्ध की जो मूर्तियां है उसको बनाने में जो कल्पकता आपने कभी दिखाई किसी जमाने में, तो उससे विवाद छिड़ा है। ऐसा प्रतीत हुआ है कि बुद्ध गया में एक इंटरनेशनल कार्यक्रम के दौरान आपने जो मूर्ति बुद्ध की वहां पर रखी, उस पर काफी विवाद छिड़ा। क्या इस विवाद की वजह क्या रही? क्या इस विवाद को आप कुछ मानते हैं या उसको नकारते हैं? क्या क्या? नहीं, मानता भी हूँ, नकारता भी हूँ, दोनों अवस्था से मैं गुजरूंगा। और ये सच है कि 2007 में बौद्ध गया में बिहार सरकार की ओर से इंटरनेशनल कैंप की एक ये हुई थी, 1 महीने का वर्कशॉप था उसमें। तो उन दिनों मुझे, हर आर्टिस्ट को सब कुछ भी कर सकते थे, तो मुझे भी एक शॉर्ट फिल्म बनाने की ये हुआ था। तो मुझे इसके लिए एक स्कल्पचर की ज़रूरत थी। तो मैंने लोकल आर्टिस्टों को लेकर के मैंने एक स्कल्पचर मैंने बड़ा 12 फीट का मैंने बनाया था। उसके गर्दन काफ़ी लंबे थे, काफ़ी लंबे गर्दन, 2 कान में कुंडल, ऑर्नामेंट कुछ मैंने लगाए थे। तो होता ये है कि एक कहा बोलते हैं ना कि भीड़ की अपनी परिभाषा नहीं होती, भीड़ की अपनी जिम्मेदारी नहीं होती। एक अकेला आदमी पत्थर किसी पे नहीं फेंक सकता, लेकिन भीड़ किसी के ऊपर फेंक सकता है। तो मेरे साथ वाकया ऐसा ही हो गया कि एक बुद्ध मॉन्क जो है वहाँ आए, हमसे पूछे क्या बना रहे, तो मैंने बताया, तो बहुत खुश हुए। फिर एक को लेकर के आए, उन्होंने मुझे फिर पूछा, फिर मैंने उनको कन्विंस किया, बहुत खुश हुए। जब एक लोग आए तब तक तो सब लोग खुश होकर गए, लेकिन एक वक्त आया जब 500 लोग पहुँच गए। और जब 500 लोग पहुँच गए तो फिर अब लोगों को सवाल होने लगा, गर्दन ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। मैंने उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन मानने को तैयार नहीं था। तो इसको लेकर के काफ़ी विरोध हुआ। वहाँ लोकल पॉलिटिक्स वाले लोग भी तैयार हो गए, कुछ इधर के लोग तैयार हो गए, बहुत सारे इसके कंट्रोवर्सी होने की ये हुई। तो उसको किसी तरह हमने ये किया। अदरवाइज किसी भी आर्टिस्ट का आर्ट को लेकर के इस तरह से विवाद नहीं होना चाहिए। अब अगर मैं एक एग्जाम्पल के रूप में मैं हुसैन का अगर आपको मैं एक एग्जाम्पल मैं दे दूँ। हुसैन ने 40 साल पहले एक छोटे से टुकड़े कागज़ में सरस्वती का ड्राइंग किया था। अब वो न्यूड था, न्यूड आपके नज़र से होगा, हमारे नज़र से नहीं होगा। हम तो न्यूड का स्टडी ही करते हैं, हमारी तो पढ़ाई होती है वो। मैं उस जनता से, उस दर्शक से, उस समाज से मैं जानना चाहता हूँ कि आपके समाज में एक जीती जागती, रोज़ लक्ष्मी लूट जाती है, सरस्वती लूट जाती है, पार्वती लूट जाती है, आप कुछ नहीं करते हो।
लेकिन एक कागज़ पे टुकड़ा हुआ, एक लाइन पे किया हुआ हुसैन के पेंटिंग को लेकर के आप विवाद खड़ा करते हो, ये कौन सी मानसिकता है आपकी? ये आप कवि हो, चित्रकार हो और मूर्तिकार, लेकिन एक कला को आप साधना के तौर पे जी रहे हो। तो साधना जो है एक समाधान देने की भी चीज होती है। इन तीनों चीजों में आपको सबसे ज्यादा समाधान देने वाली कौन सी कला है? मेरे चित्रों से, मेरे पेंट आर्ट से साधना को अलग मत कीजिए। साधना खाने में भी लगती है, नहाने में भी होता है, चलने फिरने में। साधना कभी भी आप कर सकते हैं, साधना का कोई पैरामीटर नहीं है कि आपको साधना इसलिए। हाँ, तब क्या है कि एकाग्र होकर के अपने काम को अंजाम तक पहुंचाना, अपने सूक्ष्म दृष्टि को जिस ये क्या बोलते हैं, जिस चीज़ को मैं बंद आँखों से मैं देख पा रहा हूँ उसको सही सही रूप में ले आकर के रख देना, यही मेरी जिम्मेदारी, यही मेरी साधना। आज दुनिया में बहुत तरह की कला, चित्रकला में भी आ चुकी है। हर कला आज शास्त्र का रूप ले रही है। एक जमाना था कि जब हम किसी कला विद्यालय में कला सीखने जाते थे, लेकिन आज स्कूलों में चित्रकला को शास्त्र के तौर पर भी पढ़ाया जाता है, उसके क्लासेस हो जाते हैं। तो कला और शास्त्र में क्या अंतर कम होते जा रहा है, ये अच्छी बात है या इसमें कुछ आपको अलग कुछ लग रहा है? अगर साइंस की दृष्टि से अगर को देखा जाए तो चित्र का जो भी साइंस का आप बोल सकते हैं स्थूल बॉडी जो बनती है हमारे यहाँ, कोई भी मशीनरी या साइंस कुछ बनाते हैं तो ड्राइंग से ही बनती है। उसका तो मूल आधार ही ड्राइंग होता है। अभी लियोनार्डो दा विंची अभी जहाज़ का चित्रण जो किया था, हेलीकॉप्टर का या जो भी, तो उन्होंने पंछी को देख करके उन्होंने बनाया और उससे रिलेट होकर साइंस बनी, साइंस बन करके यहाँ इस तक। तो ये एक दूसरे का प्रति ये है, आप कर सकते हो इसको, इससे अलग नहीं है वो। कोई भी कला, हम कलाकार बन के जब जीवन जीते हैं तो उस कला में हम दिन रात किसी भिक्षु की तरह अगर रत हो जाए, यानी दुनिया की जो सभी कुछ परिभाषाएं, संसार की परिभाषा, जैसे कि हमारा उदर निर्वाह का दायित्व होता है, जैसे कि संसार में हमें रहने के लिए बोलिए मकान चाहिए, हम ऐसे भौतिक सुविधाओं की भी एक जरूरत होती है। क्या कला की साधना से इन सारी चीजों की उपज होती है या हम कर सकते हैं? निश्चित रूप से हो सकती है, क्योंकि आपको इसी समाज में रहना है, आपको इससे कट के नहीं रहना है। आप सन्यास भी बने तो इस समाज में रह के बने तो ज़्यादा अच्छा है। आप भागोगे तो कहाँ भागोगे? हिमालय में ही भाग करके एक समाज बनाओगे आप, तो मतलब नहीं है। उससे बेहतर है कि आप साधना करें या साधना से ही आप निर्माण करें तो बेहतर है। फिर भी एक कलाकार के हैसियत से आप समाज को क्या संदेश देना चाहते? नहीं, मैं संदेश देने के लिए नहीं हूँ। हर एक व्यक्ति की अपनी एक जिम्मेदारी है। मैं अपनी जिम्मेदारी निर्वाह कर रहा हूँ, आपकी जिम्मेदारी है, आप मुझसे बात कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है। इस तरह से हर कोई अपनी एक जिम्मेदारी निभाता है तो समाज को ही जा रहा होता है। फिर भी मगर एक कलाकार के हैसियत से आपकी एक जीवन की परिभाषा तो होगी? जीवन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आम इंसान की तरह हूँ, आम इंसान की तरह हमारा चलना होता है, जीना होता है। हाँ, निश्चित रूप से हमारी नज़रिया थोड़ा देखने का अलग होता है। आप सीधा सीधे किसी चीज़ को देख लेते हो और मेरी नज़रिया उस चीज़ के प्रति थोड़ा अलग होता है, जो और हम अपने नज़रिया से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, बस इतना ही करते हैं। पर आप सोचो ना कि आप एक टेलर मास्टर हो तो आप भी तो हमको सजाने में लगे हो, आप भी तो हमें करने में लगे हो। आप एक बार्बर हो, सैलून में हजाम बना रहे हो तो आप भी तो मुझे सजाने में लगे हो, तो वो आपकी जिम्मेदारी बन रही होती है उस वक्त। तो इस तरह से होता है। मैं बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ अलग से मैं, क्योंकि अगर आप अलग कर रहे हो तो मुझे अपने समाज से ही अलग कर दे रहे हो आप। ऐसा होता है कि अनुभूति जो होती है उस पर चर्चा नहीं की जाती, उस पर विवाद नहीं किया जाता, लेकिन एक कलाकार के तौर पे आपके जीवन में सबसे बड़ा महत्व रखने वाली ये जो कलाकृति है उसका हम आपसे थोड़ा अर्थ जानना चाहेंगे। उस चित्र में छुपे हुए आपके दृष्टि से क्या अर्थ है, तो ये हम उस कलाकृति के यहाँ जाकर समझना चाहेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि ये विषय कोई नई विषय नहीं है, ये भगवान बुद्ध से ही लिया हुआ है ये, और ये बहुत पुरानी विषय आप कह सकते हैं कि 2500 साल पुरानी है ये। बस इसको एक खूबसूरत रूप से रखने का प्रयास मेरा भर है।
आप इस रूप में, जहाँ तक मेरी समझ है, अभी तक हजारों साल से जो बनते आए बुद्ध का मूर्ति या पेंटिंग आप बहुत देखे होंगे, लेकिन जिस रूप में आप मेरी बनाई हुई पेंटिंग को आप देख रहे हैं, शायद इस रूप में आप पहले नहीं देखे होंगे। एक दूसरी बात कि मैं चूँकि खुद बिहार से हूँ और सौभाग्य से भगवान बुद्ध भी का भी जो है बिहार से ही उनका ये नाता रहा, और मैंने जो बैकग्राउंड में मैंने जो बनाया है, आप जो देख रहे हैं, ये मधुबनी आर्ट है। ये मधुबनी आर्ट भी बिहार से ही ताल्लुक़ रखता है। तो कहीं ना कहीं मैं अपने गांव से उठा करके आपको लाकर दे रहा हूँ। बाकी ऐसा कोई फिलॉसफी इसके पीछे नहीं है, बस चीज़ों को अपने ढंग से, खूबसूरत ढंग से आपको दिखाने की प्रयास कर रहा हूँ। आपकी परिभाषा में बुद्ध का अर्थ क्या है? बुद्ध एक व्यक्ति है, सॉरी माफ कीजिएगा, बुद्ध एक घटना है, वो एक सिद्धार्थ है, व्यक्ति है। बुद्ध एक घटना है, और घटना किसी के ऊपर भी घटित हो सकता है। हर व्यक्ति बुद्ध हो सकता है, लेकिन उसके अंदर वो घटना घटित होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ बुद्ध एक घटना है और उसको प्रणाम। आपने बहुत सारी कविता भी लिखी है, आपके अनुभव का सार उसमें निचोड़ के रखी है। आपकी ऐसी सबसे ज़्यादा पसंदीदा, आपकी खुद की ऐसी कौन सी कविता है जो आप सुनाना चाहते हैं? नहीं, ऐसी कोई कविता नहीं है, लेकिन हाँ, एक कविता आपने सवाल किया है, तो मैं उसका जो ये लो मैं झूठ लिखता हूँ, जो शीर्षक कविता है, वो कविता मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें जो भी कविता आप देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, ये कोई भी कविता हमारी काल्पनिक नहीं है, कोई फैंटेसी नहीं है, ये मेरा जीवन से जुड़ा हुआ सत्य है। और उसमें जो लो मैं झूठ लिखता हूँ, वो क्यों लिखता हूँ, इसके पीछे, हर कविता के पीछे कहानी है। बिना इससे कोई कविता नहीं। मुझे भी कई लोग बोले, यार कभी तो झूठ बोलो, कभी तो झूठ बोलो, तो इस तरह से कई, पता नहीं मैं कितना सच बोलता हूँ, तो उसको लेकर के ही कविता लिखी गई थी। आप जीवन के आज ऐसे कौन से मोड़ को जहाँ से आप मुड़कर देखते हो तो मैं कहाँ तक आ गया और कहाँ जाना है, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है? अभी भी नहीं पता मेरे नीचे कौन सा जमीन पर खड़ा हूँ। फिर भी हम एक कलाकार जो होते हैं, कलाकार की अपनी विविधताएं होती है, अपनी पसंदीदा चीज़ें होती है। एक कलाकार के तौर पे हम जानना चाहेंगे आपका सबसे पसंदीदा किताब कौन सा है? देखिए, पहले तो मैं पढ़ाई में बहुत कमज़ोर रहा, पर मैं फिर भी कुछ मिडिल एज में मैं कुछ साहित्य की किताबें पढ़ना शुरू किया। तो मैंने संजोग से, देखिए, मैं सबसे पहले ओशो को ही पढ़ा। तो एक किताब पढ़ने में मुझे 6 महीने लगे। उसके बाद मैंने दूसरा किताब मैंने प्रेमचंद को पढ़ा। प्रेमचंद के बाद फिर मैंने अमृता ये को पढ़ा, प्रीतम को पढ़ा। उसके बाद कई कैसे कुछ नामचीन साहित्यकार लोग हुए, उनके कुछ किताबें मैंने पढ़ी। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ी। लेकिन आपका प्रेरणा स्रोत रहा हुआ साहित्यकार कौन है? मुझे टर्निंग पॉइंट दिया है, और मैं बताया कि जैसे पहला ही बुक जो मैंने ओशो को मैंने पढ़ा है, जिसके भाषा को समझने में, उसकी रचनाओं को मुझे समझने में मुझे कई बार पढ़ने पड़े, और जब मैं समझा तो मेरे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था, और वो टर्निंग पॉइंट पे आके मैं आज खड़ा हूँ। भारत में और दुनिया में ऐसे 2 नाम बताओ कि जो आपके कला के क्षेत्र में एक प्रेरणा हो सकते हैं, या फिर उनसे आपकी कुछ दोस्ती बन सकती है, ऐसे कुछ नाम बता सकते हो? मैं तो 2 ही का नाम बताऊंगा, 2 पूछा है तो 2 ही बताऊंगा। एक जो बचपन से जिससे मैंने सीखा है, मुरारी पासवान, वो मेरा गुरु है, मेरा सुरूर है, मेरा गुरूर है, ये कह सकते हैं। और दूसरा अगर पूछेंगे तो एक सुबोध गुप्ता है, जो आज इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़े स्टार आर्टिस्ट है, और हम लोग साथ में रहे हैं, एक दोस्त भी है। संजय जी, एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि दर्शकों के लिए कुछ चीज़ें समझना बड़ी कठिन होती है, जैसे समकालीन कला होती है। अभी समकालीन कला, इसका एक अर्थ क्या है, और आज समकालीन कला के क्षेत्र में आप कहाँ हैं, और इसमें समकालीन क्षेत्र की कला में आज सबसे ज़्यादा एक कलाकार जिसे आप मानते हो वो कौन है? सबसे बड़ी बात तो मैं ये बता दूं कि समकालीन आर्ट या मॉडर्न आर्ट या पता नहीं कौन कौन सा आर्ट है, ये मेरी देन नहीं है, और मैं इसकी जिम्मेदारी उठाने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ।
ये कुछ लोगों ने हम में थोपा है और हम ढो रहे हैं, इससे बड़ी ये कुछ नहीं है। समकालीन का मतलब क्या है? आज अभी इसी वक्त यही तो कह सकते हैं, हम कर रहे हैं। आपने तय कर दिया कि फलाना इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक मॉडर्न आर्ट है, तो फलाना आर्ट है, ये सब। आप कौन है भाई? आप कौन तय है करने वाले? आपने हमसे पूछा क्या? तो मैं इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करता। जो करता है करे, मुझे नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें हमें थोपा गया। इसलिए मेरे कहने का मतलब कि अब समकालीन आर्ट कुछ, हाँ ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम किस तरह से, अब जैसे कॉमर्शियल है ये तो कॉमर्शियल आर्ट में क्या है, आप दूसरे के रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे होते हैं, दूसरे के चीज़ों को आप ये कर रहे थे। ये एक बार ख़राब हुआ, दूसरा बार बनाना हो, तीसरा बार आपको बनाना आपकी जिम्मेदारी है, आपका धर्म है वो। पर मैं जो काम कर रहा हूँ वो मेरी निष्ठा है और मेरी स्वतंत्र अभिव्यक्ति है। इस पे आपकी मुझे बिल्कुल राय नहीं चाहिए, और मैं करूँगा तो वही करूँगा जो मेरी है। इसलिए मैं समकालीन आर्ट बोल करके मैं अपने आर्ट को ये नहीं करना चाहूँगा। आपको आज भी ऐसा कुछ लग रहा कि आज तक के शायद 30-40 साल के इस सफ़र में ऐसा आपको कुछ महसूस होता है कि मुझे ये करना चाहिए था, जो कि हुआ नहीं? अचेतन अवस्था में बहुत सारी बातें हैं, पर उसको शब्दों के माध्यम से नहीं ला सकते हैं जब तक हम, क्योंकि हम एक आर्टिस्ट हैं, एक विजुअल हम रूप देना चाहते हैं, तो शब्दों में बयां करके मैं नहीं। हाँ है, बहुत सारी बातें हैं जो बहुत शेष, कितना भी कुछ करूँ बहुत शेष रह जाता है, और यही तो नेचर है, यही तो नेचर है। विज्ञान इतना कुछ खोल दिया फिर भी शेष बचा हुआ है। एक सूरज की जगह बोल रहे 13 सूरज है, कल बोलेगा 40 सूरज है, पता नहीं कितने सूरज है। तो विज्ञान कितना भी खोज ले, शेष फिर भी बचेगा। हाँ, बुद्ध ने खुद अपने लिए किया, उनके शिष्य को बनाना, वो बनाना उन्होंने नहीं किया। मेरे गुरु ने हमको चेला नहीं बनाया, पर मैं बता रहा हूँ कि मेरा गुरु है। तो मेरा करने में ही आप कह सकते हैं कि हमारे पीछे चलने वाले बहुत आ जाए तो अच्छी बात है, ना आ जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कर तो रहा हूँ, पर मैं करने के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ कुछ, मैं अपने काम करने के लिए कर रहा हूँ। हमारे पीछे और 10 लोग आ जाए, और 20 आ जाए, 1000 आ जाए तो अच्छी बात है। एक हुसैन चला था, देखिए हम लोग गॉड फादर उसको क्यों मानते हैं? हमें हुसैन इतने बड़े आर्टिस्ट है को आज हम क्यों ये करते? क्योंकि इस हिंदुस्तान में एक आर्ट को जो इस ऊंचाई तक लेगी, आज जो गरिमापूर्ण एक आर्टिस्ट जीने के बाध्य हो रहा है, या आप जैसे लोग हमारे ये कर रहे हैं, वो उनका देन है इस छोटे से पीरियड में। तो उन्होंने अपना काम किया था, हमको नहीं बुलाया था कि चले आओ तुम भी मेरे, लेकिन उनके नक्शे कदम पे हम चल रहे हैं। आज तक के जीवन के सफर में सबसे बड़ा अचीवमेंट आप क्या? मेरा आपके सामने खड़ा होना इस उम्र में, इस सारे प्रवास में, जीवन प्रवास में आपको ऐसी कभी चीजें महसूस हुई कि जहां आपको एक बात ऐसी लगी कि जिसका आकर्षण निर्माण हुआ, या जहां आपका व्यक्तित्व उसमें घिर गया हो? ऐसी कोई चीज़ों का अनुभव आपके जीवन से जुड़ा? शायद नहीं। इसका कारण रहा मेरा अवेयरनेस, मेरा खुद का अवेयरनेस रहा कारण, जिसके वजह से मुझ पे इस तरह का, मेरे पर्सनालिटी पे मैं नहीं समझता अभी तक कि कोई ये करे कि हाँ इन्होंने ऐसा किया हो। तो शायद ये गलत इस समाज के लिए अच्छी बात भी नहीं है। सबसे आप जीवन के इस सारे प्रयासों में, प्रवास में आपकी मन की अवस्था आज कहाँ पाते हो? बड़ा अजीब है इस सवाल का जवाब देना, क्योंकि इसका सवाल जवाब तो अभी तक मैं नहीं ढूंढ पाया। इस सवाल का जवाब अभी तक मैं नहीं ढूंढ पाया। आगे चल के कुछ ऐसी आपने बात सोची है कि ये निर्माण करना नहीं, या इसके लिए आप प्रयास करते हैं? मैं सब दिन वर्तमान में रहा, न मेरा भविष्य कभी मैंने देखा, न मैं पास्ट को देखा। पास्ट मुझे याद नहीं है और भविष्य को मैं देखता नहीं। मेरा वर्तमान है तो है, और ये बातें जो है आप कहीं से भी आप ये कर सकते हो, निकाल सकते हो मेरे बारे में। संजय कुमार का जो जीवन है
वो कला के क्षेत्र में तो पूर्णतः समर्पित है, लेकिन उनकी बातों से, उनके विचारों से, उनके व्यक्तित्व से हमेशा एक अध्यात्म की झलक नजर आती हुई लगती है। उनके बातों में काफी निर्वाण अवस्था तक वो पहुंच चुके हैं, ऐसा तो हमें लगता है, और वही उनका जीवन ध्येय भी रहा है। और इनके संदर्भ में हम उनके साथ जीवन के 25 साल से जुड़े हुए और एक कलाकार है, उनकी प्रतिक्रिया उनके संदर्भ में जानना चाहते हैं। समकालीन भारतीय कला, आपण असं बोलूया, समकालीन भारतीय कला जी की आपण विदेशातून म्हणजे पाश्चात्य देशातून आपण ॲक्सेप्ट केलेली आहे, ही भारताची मूळ नाही. मग आता भारतीय कला असं म्हणणं हा चुकीचा पण होऊ शकतो, किंवा आता भारतामध्ये ती 100 वर्ष 150 वर्षापासून फोफावली आहे म्हणून भारतीय पण म्हणू शकतो. आपण जी ॲक्सेप्ट केली आहे ना, ती त्यांच्या 500 वर्षाची हिस्ट्री आपण 100 वर्षामध्ये ॲक्सेप्ट केली, आणि त्याच्यानुसार प्रत्येकजण, प्रत्येक आर्टिस्ट आपली चित्रकला त्या अनुषंगाने, त्या पॅरामीटरनुसार तो बनवतो. तसे पॅरामीटर नसतात, पण तरी पण ते थोडंसं काही प्रभाव असतो ना त्याचा. आणि पाश्चात्य हे चांगलं आणि इंडियन हे खराब, असं ते टाय घाललेली संस्कृतीचं जे काही झालं आहे त्याच्याबद्दल पण म्हणजे तो वेगळा प्रश्न आहे. तो म्हणजे मी असं बोलतो की तुम्ही इंग्लिश बोलणारे म्हणजे तुम्ही विद्वान, तर आणि इंग्लिश न बोलणारा विद्वान नाही. भाषेने कोणी विद्वान होत नाही. आणि संजय कुमारच्या बाबतीत मला तसंच वाटतं. तर संजय कुमार शुद्ध हिंदी बोलतो, इंग्लिश आणि टायवाळी संस्कृती त्याला मान्य नाही. गंमत अशी आहे ना की भारतीय कला म्हटल्यानंतर, भारतीय चित्रकला आणि समकालीन चित्रकला म्हटल्यानंतर संजय कुमारचं काम जे आहे पेंटिंग, हे सगळं काम भारतीय, कुठेतरी भारतीय पाश्चात्य इतिहासातून आलेलं आहे. म्हणजे त्याचे संकेत जे आहेत, म्हणजे संकेत म्हटल्यानंतर तुम्ही बोलाल की जे आता बुद्ध, शांतीचा संकेत, बुद्ध हा 2500 वर्षापासून गौतम बुद्ध तर बरेच झालेत, पण त्यातला एक गौतम बुद्ध, ते एक संकेत झालं. नंतर जातक कथा जी आहे ती बुद्धाची जातक कथा, बरं. नंतर पंचशील, नंतर पंचतत्व, हे जे इंडियन स्पिरिच्युअल किंवा मायथॉलॉजी, आध्यात्मिक जे सब्जेक्ट्स आहेत ते संजय कुमारच्या याच्यामध्ये आहेत कामामध्ये. आणि त्यांच्या कामामधली शैली अशी आहे की त्यांच्यामध्ये याच्यामध्ये पाश्चात्य रंग पण नाहीत. तुम्ही जर बघितलं तर हा माणूस कोळशाने काम करतो, त्याला आपण म्हणतो चारकोल. आणि एवढं डिटेल आणि एवढं प्रिसाईज काम असतं ना की त्यामध्ये समजा थोडीशी, पण मी बघितलं आहे, म्हणजे आता मी गेल्या 17 वर्षापासून संजय कुमारला ओळखतो आणि खूप घनिष्ठ, म्हणजे असं बोला ना की एक फॅमिली मेंबरसारखं आहे, बरं. तर 17 वर्षापासून बघतो की एवढं प्रिसाईज, जर त्या कामामध्ये एक चुकी झाली तर त्याला तो पेपर फाडून फेकावा लागतो. तर तो इंक पेन वापरतो, तो साधे सिंपलच रंग वापरतो. त्याला दुसरे रंग जेव्हा विदेशी कलर इकडे येतात तर त्या काही उपयोगाचे नसतं, तो वाटून टाकतो. आणि त्याची ती सवय पण आहे की जे त्याच्या वापराची नसेल, 6 महिन्याच्या वरती वापरात नसेल तर तो कोणाला देऊन टाकतो. हे सोडा ना, मी काय बोलत होतो की जर समजा इथे तुम्ही भारतात बरेचसे असे आर्टिस्ट आहेत जे स्ट्रगल करतात. संजयनी बराच स्ट्रगल केला. म्हणजे मी बोलतो ना की या पटण्याहून बनारसला काही वर्ष झाले, लखनौला काही वर्ष झाले. लखनौहून एका मित्राच्या रेफरन्सनी मुंबईत आले आणि वर्लीचं जे हॉस्टेल आहे ना तिथे काही वर्ष काढली. त्यावेळी संजयची परिस्थिती काय होती ते संजयलाच माहिती आहे, कारण तिथे राहणारा व्यक्ती ज्याच्याकडे राहायसाठी घर नाही आणि खायसाठी पैसे नाही असा व्यक्ती असेल. अशा परिस्थितीतनं पुढे जात संजय आज एवढा मोठा स्टुडिओ घेतला आहे. पण कधीही मी हे नाही बघितलं की पैशाचा एक काही त्यांनी फरक पडला पैसे आल्यामुळे, आणि पैसे नसल्यामुळे पण फरक पडला. तो माणूस तिथे समता भावाने आपला आहे, पण त्याच वेळी नसताना पण लोकांना मदत करण्याची सवय. काय म्हणजे मी बरेचसे आर्टिस्ट बघतो जे माझ्या वयाचे आहेत, जे आताही स्ट्रगल करत आहेत, त्यांना फक्त कळलं पाहिजे की हा व्यक्ती खूप चांगलं काम आहे, खूप चांगली पेंटिंग करतो, पण याच्याविषयी खायला पैसे नाही किंवा काम करायला पैसे नाही. तर संजय कुमारनी स्वतः प्रत्यक्ष न कोणाला सांगता मदत केली. म्हणजे अशी ती तरी लोक असेल जे मला पण नाही माहिती, एवढा चांगला मित्र असूनही, ती संजय कुमारची आधीची सवय आहे. इवन आता रिसेंटली पटना स्कूल ऑफ आर्ट, ज्या कॉलेजला संजय कुमार शिकले, जिथे त्यांनी ग्रॅज्युएशन कंप्लीट केलं, त्या शाळेला एक मोठीशी वाटते बरेच लाखोमध्ये काही पैसे देऊन त्याची एक प्रिंटिंग मशीन, प्रिंट मेकिंगची मशीन जी आर्ट फील्डमध्ये कामात येते, ती मशीन त्यांनी आताच गिफ्ट केली रिसेंटली. तर तिथे जो स्टुडिओ आहे स्टुडिओला पटना स्कूल ऑफ आर्टनी संजय कुमार स्टुडिओ नाव दिलं आहे. हां,
म्हणजे हे सगळ्यांना जगजाहीर आहे. पण असे जगजाहीर नसणारे मदती संजय कुमारने बरेच केल्या. पण मला वाटतं हे बोलण्यापेक्षा ना कामाविषयी बोललेलं मला जास्त त्याच्यावर कामाविषयी वाटतं की हां, तर पाश्चात्य मी जे काय बोलत होतो पाश्चात्य कलामध्ये हे समकालीन वाक्य तिथून झालं कंटेम्पररी आर्ट. पण कंटेम्पररी म्हणजे वेळ आणि जागा, म्हणजे काल आणि जागा याच्याशी संबंधित असणारी गोष्ट आहे. त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी ही संकल्पना बदलत जाते. भारतीय कलेच्या नुसार जर बोललो तर संजय कुमारचं काम भारतीय पूर्णता आहे आणि समकालीन भारतीय. कारण समकालीनतेची समज संजय कुमारला आहे आणि ते समज जर नसेल तर मग नाही म्हणता येणार. पण ज्या माणसाला याची समज आहे तो माणूस समकालीन चित्रकार म्हणून गणला जातो. आणि आजच्या तारखेला बघितलं तर संजय कुमारचं काम तुम्ही अँटिला मैदान जगातलं सगळ्यात महागडं घर, तिथे संजय कुमारचे 3 मोठे भिक्षापात्र आहेत. म्हणजे त्यांच्या त्या कॉरिडॉरमध्येच लागले आहेत. म्हणजे काय जिथे एंट्री आहे ना तिथेच लागलेले 3 मोठे ज्याच्या आतमध्ये बुद्ध मॉन्क्स आहेत. अजून मला तुम्हाला एक काम सांगायचं असं पण नाही की त्यांचं काम फक्त अध्यात्माशी रिलेटेड आहे. बरं, आता मध्येच त्यांनी एक काम केलं होतं जे तावो आर्ट गॅलरीला केलं होतं. त्याच्यामध्ये त्यांनी जे भिक्षापात्र आहे त्याच्या आतमध्ये गन्स, वेपन्स आणि ग्रॅनाईट वगैरे असे टाकून ते केलं होतं. त्याचं टायटल होतं भिक्षाम देही. मला ते काम खूप आवडतं, अजूनही आवडतं. कारण भिक्षाम देही म्हणजे काय की तुमच्या ॲक्च्युली तो मागतो आहे की तुमच्या हे शस्त्र आहेत ना जे आज आतंकवाद हे करतात ते मला द्या, मी भिक्खू बनून इकडे उभा आहे. जेणेकरून तो पीसची कुठेतरी शांतीची वार्ता करतो आणि ते खूप मोठा संदेश आहे. तर त्या सामाजिक पैलूशी पण याचं जे आध्यात्मिक आहे कुठेतरी ते रिलेशन आहे आणि ते रिलेशन काहीतरी तुम्हाला सांगून जाते. त्यांच्या इमॅजिनरी कुठेतरी सांगून जातात. त्रिवेज मीडिया टीवी के परिवर्तनाचे शिलेदार इस सदर में आज हमने संजय कुमार जी से काफ़ी कुछ बात की. उनका जीवन प्रवास, उनका विचार और उनकी साधना, इन सारी चीज़ों का परामर्श के साथ हमने उनसे चर्चा भी की. लेकिन इस पूरे दौरान, मुलाकात के दौरान उनका व्यक्तित्व, विचार और जीवन शैली, इन सारी चीज़ों में अध्यात्म और तत्वज्ञान, इनकी काफ़ी झलक हमें देखने को मिली. और उनका व्यक्तित्व हमें हमेशा स्फूर्ति देता रहेगा. इन्हीं शब्दों के साथ हम उनके शुक्रगुजार हैं. इसी के साथ आपका त्रिवेज मीडिया टीवी के परिवर्तनाचे शिलेदार इस सदर में हम आपसे फिर एक बार विदा लेते हैं. धन्यवाद.